3500 की गुना अगर 200 में करे तो 7 लाख के समथिंग में बैठ रहे हैं। तो वो आपको लगता है कि हाँ इतने का चला जाएगा? इतने का 100% जाएगा। अच्छा। भेजने की वो होनी चाहिए। कहा था ना मैंने स्टार्टिंग में कि फौजी क्या स्टार्टिंग में ये भी कमेंट आए होंगे और वही आज बोल रहे होंगे कि यार कुछ करके दिखाया है। अब हमारे यहाँ 15-20 लोग रोज कार्य कर रहे हैं। हाँ जी। तो उनकी तनख्वाह ऐसी तो नहीं जाती। जी जी। और हम अच्छी सम्मानजनक पैसे देते हैं। जी जी। और किसी का कोई हम कर्जदार नहीं है। जी। तो गन्ने से अलग हटके आपने पहले तो कोल्लू लगाया। हाँ। कोल्लू के बाद में आप प्राकृतिक खेती पे आए, दूसरा आप मिलिट्री से रिटायर होकर आए। हाँ। तो किसी ने ये नहीं कहा कि यार ये फौजी पागल हो गया? किसान भाइयों, आज मैं आया हूँ नींबू के फार्म के अंदर। यहाँ पे कर रखा है 16 बीघे में नींबू की फार्मिंग और जैविक, वो भी जैविक में जहां लोग नॉन जैविक में भी बचा नहीं पाते, यहाँ पे 7 से 8 लाख रुपए ये जैविक करके बचा रहे हैं। किस तरीके से कर रहे हैं, क्या दिक्कतें आती हैं, क्या जैविक में और नॉन जैविक में अंतर है, किस तरीके से फूल जो गिरते हैं, जो मतलब इसका फल गिरता है, उसे हम रोक सकते हैं, सारी इस वीडियो में जानकारी देंगे। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत त्यागी और आप देख रहे हैं भारतीय किसान। तो चलिए किसान भाइयों मिलवाते हैं और जानते हैं हम इस फार्मिंग को किस तरीके से कर सकते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। हाँ, मैं सुनील कुमार और क्षेत्र में लोग सुनील फौजी के नाम से जानते हैं, क्योंकि मैंने सेना से सेवानिवृत्त होकर के फिर ये प्राकृतिक खेती करनी शुरू किया है। जी जी। तो गाँव भमोरी, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश, भारत का ये स्थान है वैदिक जैविक कृषि उद्योग। अच्छा अच्छा। तो ये जैसे नींबू की खेती करने का कैसे सोचा आपने? नींबू की खेती इसलिए सोचा क्योंकि हमने जो प्राकृतिक खेती होती है वो सभी फसलों के विविधीकरण पर जोर देती है, उसी के माध्यम से ही प्राकृतिक खेती हो सकती है। सर थोड़ा सा आज के टाइम पे हम संस्कृत को छोड़ चुके हैं। हाँ। तो थोड़ा सा आप हिंदी में बताइए कि आप क्या बताना चाह रहे हैं इस बारे में। जो प्राकृतिक खेती है, हाँ जी, वो प्राकृतिक व्यवस्था में चलती है। हाँ जी। अब प्राकृतिक व्यवस्था में होती है सभी चीज़ों का इकट्ठा समूह। हाँ जी। पेड़ भी होंगे, पौधे भी होंगे, घास फूस भी होगा, जीव जंतु भी होंगे, आदमी भी होंगे, एक सहजीवन। हाँ जी। साथ साथ चलता है जी। तो ये उसी वजह से हमने इस मॉडल को तैयार करने के लिए यहाँ पे नींबू का पौधा चुना। अच्छा, तो इस मॉडल में कौन कौन से पेड़ हैं? इस मॉडल में हमारे पैरामीटर पे जो है अमरूद लगा हुआ है। ठीक है। फिर आम है जी, और केला है, आंवला है, नींबू है जी। नींबू के साइडों में हल्दियाँ हैं जी, और फ्रूट तो तकरीबन सभी हैं, 20-22 तरह के फ्रूट के पौधे हैं। हाँ जी। और फिर जो बीच में है ये हमने इसमें हम गन्ना जैसे कि हम गन्ने का गुड़, शक्कर, खांडा, सिरके की प्रोसेसिंग यूनिट भी चलाते हैं। हाँ। तो गन्ने के लिए स्पेस भी मिलता है। अच्छा, तो सर ये बताइए, सबसे पहला मेरा एक जो मेन क्वेश्चन है वो ये है कि जैसे हमारे आपके एरिया में सरदना कोई बड़ी बात नहीं है, सरदना में भी सब जगह गन्ना चल रहा है। हाँ। तो गन्ने से अलग हटके आपने पहले तो कोल्लू लगाया। हाँ। कोल्लू के बाद में आप प्राकृतिक खेती पे आए, दूसरा आप मिलिट्री से रिटायर होकर आए। हाँ। तो किसी ने ये नहीं कहा कि यार ये फौजी पागल हो गया? कहते हैं देखो सबके ज्ञान का स्तर होता है। हाँ जी। हम उनसे हटके कार्य करेंगे जी तो हम उनके लिए पागल। हाँ जी। और अगर वे हमसे हटकर करेंगे तो हमारे लिए वे पागल। हाँ। ऐसा है ना। हाँ। तो इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, कोई अप्रत्याशित बात नहीं है, वो होता रहता है। अगर हम एक दूसरे से थोड़ा हटकर सोचते हैं, चलते हैं, कार्य करते हैं तो ऐसी बातें आ जाती हैं। तो ये माइंड में कहाँ से आया कि भाई प्राकृतिक खेती करनी है मुझे? प्राकृतिक खेती करने का दिमाग में इसलिए आई क्योंकि जो पढ़ाई किया, जो पूरे सेना में सेवा करते समय जो पूरे देश तक घूमे जी, उन सबसे यही निकल के आता है कि जो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है, वाटर शॉर्टेज की समस्या है, विलुप्त होती प्रजातियों की समस्या है। देखो आज चिड़िया वगैरह बहुत सारी खत्म हो गई हैं, या दिखती नहीं, या बहुत कम दिखती हैं, है ना। पानी कहाँ से कहाँ चला गया है जी। और बांझपन, पशुओं में बांझपन की समस्या है, आदमियों में बांझपन की समस्या आ रही है जी। और जो एक टेम्परेचर ग्लोबल वार्मिंग का इशू है ना, हर तरह के प्रदूषण की समस्या है जी। तो उसमें जैसे कि हमारा यहाँ पे एक कृषि और कृषि व्यापार प्रधान देश है जी। तो कृषि का बहुत बड़ा सेक्टर है। हमने ये विश्लेषण किया कि खेती को अगर सुधार लिया जाए, खेती को इस तरह की बना लिया जाए कि वो नेचर में, प्रकृति में कुछ इस तरह का चीज़ ना छोड़े जी, तो हो सकता है इन चीज़ों में सुधार हो जाए जी। और ऐसे डाटा पहले से उपलब्ध था। हाँ जी। और हमने महसूस किया तो उसी चीज़ को हमने यहाँ पे लागू किया जी। तो सर सबसे पहले आपने यहाँ पे ये जो पेड़ लाए ये कहाँ से लेकर आए आप? पेड़ तो इसमें देसी वैरायटी के ज़्यादा हैं
और बाकी और जगह जगह से इधर उधर से हम पेड़ पौधे लेकर के आए हैं। पेड़ों में हमारा जैसे देसी अमरूद है जी, और नींबू की बात करें तो ये पंत लेमन 1 है जो यूनिवर्सिटी से लेकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी हमारे पास में मेरठ में जी, हमने वहाँ से नींबू का लिया जी। अब जैसे लोकार्ट का है, लोकार्ट का भी वहीं से लिया है। अच्छा। और सेब, संतरे, गब्बू, गौसा, आलू बुखारा वगैरह के जितने भी लिए वो सब यूनिवर्सिटी से पेड़ लिए हैं। अच्छा, तो ये लगभग क्या रेट आ गया इसका? रेट तो ये नाम मात्र के रेट होते हैं, 50 रुपए का एक पौधा होता है। हाँ। तकरीबन। तो यहाँ पे ये कितने लगाए हुए हैं आपने, कितने बीघे में और कितने लगाए हैं? हाँ, ये पूरा जो है हमारा 16 बीघे का खेत है ये। अच्छा। अब इसमें 16 बीघे में हमने 250 पेड़ तो नींबू के लगाए हुए हैं जी, और कम से 35 पेड़ अमरूद के हैं, आंवले के भी 10 पेड़ हैं जी, और आम के 5 हैं, बेल पत्थर का 1 है, लोकार्ट के 2 हैं, और एप्पल, बेर, सर, गब्बू, गोसा, सेब, संतरा, चीकू, इन सब के 2-2, 3-3 पेड़ साथ के साथ में लेके चले कि भाई हाँ। एक मॉडल बना के चले कि यहाँ से भी आ जाएगा, इससे भी बच जाएगा, इससे भी। हाँ। दूसरा मुझे कारण लग रहा है कि आपका जो गुड़ बनता है आप उसमें भी यूज कर लेते हैं। हाँ, उसमें भी बहुत सारी चीज होती है, जैसे नींबू का प्रयोग हम लेमोनेड बनाने में प्रयोग करते हैं। हाँ, जो नींबू का रस का प्रयोग होता है, बाकी इसका अचार वगैरह हमारे यहाँ पे बनता है। हाँ जी, नींबू का। हाँ जी, हाँ जी। और साथ में जो और चीज़ें हैं, ये फलों में जैसे अमरूद है, आम हो गए, ये सब चीज़ें, इन सब का जो है गुड़ वगैरह में प्रयोग भी होता है, और बाकी वैसे भी हमारे यहाँ अचार वगैरह का काम है। अच्छा, तो सर जैसे हम अगर एक गन्ने को छोड़ के दूसरी फार्मिंग पे आए, तो वजह ये रहती है कि हमें एक सफिशिएंट अमाउंट नहीं मिल पाता। कि भाई हमारा अगर गन्ने से 10 रुपए की कमाई हो रही है, तो अगर हम कोई और सी फसल करें स्टार्टिंग में या बीच में, तो वो नहीं मिल पाती स्टार्टिंग में। और दूसरे कारण ये होता है, अगर किसी ने गन्ना कर लिया तो वो एक आराम की जिंदगी में आ जाता है ना, वो आराम से मजे में रहेगा। और वहीं अगर दूसरी फार्मिंग कर ले तो वहां पे उसे चिंता रहेगी कि भाई बारिश ना आ जाए, ओले ना पड़ जाए, गर्मी ज़्यादा ना हो जाए। हाँ। तो उस बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? हाँ, देखो, क्लाइमेट चेंज का गन्ने की फसल को जो पक्की फसल तो माना जाता है, पक्की फसल, और क्लाइमेट चेंज जैसा हो रहा है। हाँ, जैसे कि हम अभी एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में गए थे जी जी, तो क्लाइमेट चेंज का प्रभाव तो है फसलों पे। हाँ जी। और इस कारण से गन्ने को ज़्यादा प्राथमिकता किसान देते हैं। हाँ जी। रही अमाउंट फिक्स की बात, तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि गन्ने किसान भी काफ़ी बर्बाद हो जाते हैं, फसलें नष्ट हो जाती हैं, मिल उनका गन्ने को वैरायटी को रिजेक्ट कर देता है जी, सूख जाता है जी। लेकिन मैं ये कहूँगी जो पैसे आने की बात है, इसका एक यहाँ पे जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बाजा सरधना का अपना नाम ले, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ने की प्रोसेसिंग की यूनिटें लगाई गई हैं, और उसमें गवर्नमेंट का बहुत बड़ा हाथ है। शुगर मिल्स हैं, हाँ कोलू हैं, क्रेशर्स हैं। हाँ जी। तो इस वजह से थोड़ा सा आसान हो जाता है जी। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि खाली यही नहीं है कि इनकम इसी से जनरेट होती है। हाँ। दूसरी चीज़ें जैसे हम प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, हर मल्टी लेयर फार्मिंग कर रहे हैं, और कृषि में विविधीकरण हमने अपनाया हुआ है। हमारे पास गन्ना भी अच्छा होता है और गुड़ के भाव भी हमें अच्छे मिलते हैं। हाँ, लेकिन हमने अपने रसोई को प्राथमिकता दी है, जिसे निर्वाही खेती कहते हैं। तो एक बात बताइए। हाँ जी, बताइए आप। तो इन फसलों को अगर देखा जाए, इनका वैल्यूएशन किया जाए, देखो किसान है, काम तो करना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी। हम ये सोचे कि ऐस की जिंदगी, हाँ क्या मिल रहा है गन्ना किसानों को, आप मुझे बताए जी। पत्ती तुलवाने से थोड़ी पैसा मिलता है, मील घाटे में जाते हैं। हाँ जी। कितने लोगों का भी पीछे समय था, सरकार ने उनको डोनेट किया है, तब जाकर किसानों का पैसा दे पाए हैं जी। तो ऐसा नहीं है, वो तो एक तरह की बेईमानी है, अव्यवस्था है, वो फेलियर है सिस्टम का। अगर बिल्कुल प्रॉपर तरीके से गन्ने की फसल हो और गन्ने की फसल वहाँ पे बेची जाए, दी जाए जिस हिसाब से देनी चाहिए, जितना छील करके जो इसके स्टैंडर्ड है, तो ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत ज़्यादा इनकम हो जाएगी। तो सर जैसे आप मल्टी लेयर फार्मिंग का जिक्र कर रहे हैं, हाँ। तो थोड़ा सा मुझे मल्टी लेयर फार्मिंग का एक छोटा सा एक कॉन्सेप्ट समझा दीजिए कि किस तरीके से कर सकता है। मल्टी लेयर में ये होता है, मल्टी लेयर का मतलब कई स्तरीय खेती। जैसे ऊपर हमारे पेड़ हो गए, वो ऊपर की एनर्जी को लेते हैं और जमीन की नीचे की शक्ति को लेते हैं, उसकी जड़ें काफी गहराई में आती हैं। फिर उसके बाद जो उससे छोटे पौधे होते हैं, जिन्हें प्लांट हम जैसे कह सकते हैं, टमाटर के नहीं, प्लांट हो गए जैसे कि हमारे नींबू वगैरह, और जो छोटे छोटे मतलब तकरीबन आदमी की हाइट तक के पौधे होते हैं, वे तो पेड़ हो गए, ट्रीज। फिर प्लांट ये छोटे वाले, ठीक है, ये इनकी जड़ थोड़ी सी बड़े पौधों के मुकाबले छोटी कम होती है। अब जैसा पेड़ों ने कुछ हमारा पत्ता गिरा के, फल फूल गिरा के, अपना वेस्टेज छोड़ करके, है ना, अवशेष गिरा करके ऊपरी क्रस्ट को मजबूत कर दे, लेकिन उन्होंने लिया कहाँ से, बहुत नीचे से, कम से 15-20 फीट नीचे के उन्होंने ऊर्जा, हाँ, मिनरल पावर ली है, और ऊर्जा जो है ऊपर निकल गई जी। फिर उसके साथ में हमने दूसरा लेयर ली है जी,
पौधों की जी, नींबू वगैरह, लोकाट, अमरूद, इस तरह के आड़ू जो छोटे हाइट में हैं, तो उनकी जड़ों का और उनके पत्तों का सिस्टम अलग है जी, उनके मिनरलों की जरूरत अलग है उनको जी। फिर उसके बाद आ गई हमारी फसलें जी, सरसों हो गई, चना हो गया और अपना गन्ना हो गया, धान हो गई या गेहूं हो गए, ये तो तीसरी लेयर इनकी होगी। ठीक है। फिर इसके बाद इनके अंदर और दूसरी, जैसे कि कहीं जगह जगह मिलती है, जैसे कि आपने पेड़ों के बीच में जगह है ना, वहाँ पर सरसों तो नहीं बो सकती, लेकिन हमने यहाँ पे अपना बेल वर्गीय पौधे लगा दिए, घास लगा। देखो इस समय एक फसल ये है सरसों तो ही, साथ में खरपतवार और घास है, ये भी तो बहुत बड़ा रिसोर्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट वाला जी। ये पशुओं के चारे में काम आता है, या धरती को और ऊर्जा देने में, खाद देने में काम आता है। तो इस तरह से कई लेयर हो जाती हैं और इन कई लेयरों का मिनरल लेने का तरीका और स्तर अलग है जी। और धरती माता के अलग अलग मिनरल से अलग अलग फसलें तैयार होती हैं जी। तो सर नींबू पे वापस आते हैं। नींबू का मुझे ये बताइए, जैसे अगर फंगस वगैरह आ जाती है, हाँ, तो उसमें आप क्या इलाज कर रहे हैं? प्राकृतिक खेती में कोई बाहर से ऐसी आर्टिफिशियल चीज तो डाली नहीं जाती जी, जी। बाकी फंगस के लिए यहाँ पे जो है प्रतिदिन यज्ञ हवन होता है खेती में जी। और जो यज्ञ से निकलने वाली सुगंधी होती है, हाँ, जो ऊर्जा होती है, जो तरंगे होती हैं, उसी से ही कंट्रोल हो जाती हैं। और बाकी अगर प्राकृतिक खेती करते हैं तो प्रकृति के पास अगर कुछ प्रॉब्लम देती है प्रकृति, तो उसका समाधान वो अपने आप ही करती है जी। तो अपने आप ही जो है मित्र फंगस पैदा हो जाएगी वहाँ पे और वो नुकसान वाली चीज़ों को कंट्रोल कर लेगी जी। हाँ, ज़्यादा कुछ नहीं होता प्रकृति के अंदर जी। तो सर जैसे ये आज के ये जैसे बोलते कि भाई छाय मिला दो, बेसन मिला दो, ये सारी चीज़, इसका थोड़ा सा बताइए। अगर कोई गन्ना किसान है या फिर अगर कोई फार्मिंग इसकी कर रहा है, किसकी, इसकी जो नींबू वगैरह की है, एक इस टाइप से कर रहा है, तो वो कौन कौन से प्रोडक्ट डाल के एक वो अच्छा मित्र फंगस बना सकता है? देखो वैसे तो आवश्यकता ही नहीं है। हाँ जी। एक तो फ्रूट फ्लाई से आती है, ठीक है। फ्रूट फ्लाई के लिए जो है कार्ड और वे मिलते हैं, हाँ जी, जो फेरोमोन ट्रैप वगैरह मिलते हैं, जैसे हमने भी लगाए हुए हैं जगह जगह पे जी। और दूसरा क्या होता है, जैसे इसमें जो बीमारी आती है कंकेर है ऐसा, तो उसका नाम, अच्छा, ये आती हैं। उसमें हिंदी में बताइए सर क्या होता है? हाँ, उस पर जो है ना पत्ते जो है सूखने लग जाते हैं। अच्छा, जैसे ये सूख रहे हैं यहाँ पे। और मरोड़िया ना कुछ नहीं सूख रहा है। अच्छा। ये तो सब नेचुरल पत्ते हैं, देखो कितना फूल आया हुआ है, सब चीजें आई हुई हैं। हाँ जी। तो सबसे पहले तो कुछ मिलाने की आवश्यकता नहीं, अपने आप चलता रहता है प्रकृति के अंदर जी। और अपने आप पैदा होगी मित्र फंगस भी जी। बाकी अगर जैसे खट्टी छाय वगैरह है, हाँ जी, खट्टी छाछ है, ये चीज़ें हैं, 10 पर्णयार्क वगैरह हैं। थोड़ा सा सर बताइए, थोड़ा अगर कोई बनाना चाहता है तो क्या क्या चीज़ मिक्स करके एक अच्छा इन खादों को छोड़ सके? इन खादों को छोड़ने के लिए तो यही है कि फसल पैटर्न अपनाया जाए, मल्टी लेयर वाला जी। धूप का और हवा का कॉम्बिनेशन बैठाया जाए जी। तो अपने आप ये चीज़ें हो जाएंगी जी। और जब धरती माता की तरफ से अपने आप ही जो है ताकतवर धरती होगी, तो अपने आप ही हष्ट पुष्ट पौधे जो है बच्चे उनके होंगे जी। तो उसमें कोई बीमारी लगती ही नहीं है जी। पर फिर भी पूरक के तौर पे तो घनजीवामृत और जीवामृत, यानी कि 200 लीटर हमने अगर पानी ले लिया जी, तो उसमें हमारा 10 किलो के करीब देसी गाय गौमाता का गोबर जी, 10 लीटर के करीब गौमूत्र जी, और गुड़ 1-1.5 या 2 किलो तक जी, और बेसन, किसी भी दाल का आटा, ये सब मिला करके हम उसे 7-8 दिन तक जो है घुमाते रहें सुबह शाम। अच्छा। और फिर वो 8-10 दिन में तैयार हो जाएगा। तो उसी के पानी की आप स्प्रे करो खेतों पे जी। उसी को जल के साथ जो है बहा करके खेतों में सिंचाई करो जी। तो सर इसमें गोबर का खाद का मेन काम क्या है? गोबर के खाद का मेन काम है जीवांश कार्बन को बढ़ाना जी। और उससे क्या होता है, बहुत सारे सूक्ष्म जीव जैसा केंचुए और बहुत हमारे ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो धरती में रहते हैं, निवास करते हैं, बैक्टीरिया हैं जी। वे सब आते हैं। अच्छा। वे सब इसमें अपने कॉलोनी बनाते हैं, घर बनाते हैं और वे पूरा जीवन चक्र अपना पूरा करके इसी में खाद भी खुद बनते हैं। और साथ में जो है वायुमंडल से ये सारी चीज़ें, चाहे नाइट्रोजन हो, फास्फोरस हो, पोटास हो, जो भी हो, उसको खुद लेकर के पौधों को देते रहते हैं। तो सर जैसे ये जो फूल होता है, फूल गिरने की बहुत दिक्कत आती है ज़्यादातर सबको। हाँ। आप क्या कर रहे हैं और अगर कोई करता है तो उसे क्या करना चाहिए? देखो हम तो कुछ नहीं करते, हमारे यहाँ तो प्राकृतिक खेती का है कॉन्सेप्ट, हमें कुछ करना ही नहीं है फिलहाल, अपने आप आता है। और ना हमारे यहाँ कोई समस्या ऐसी है जी। अगर किसी का फूल गिरता है तो खाली हार्मोन्स और मिनरल के
असंतुलन के कारण होता है। हाँ जी। या तो कमी होगी या तो किसी चीज़ की अधिकता होगी जी। और प्रकृति में कोई चीज़ अधिक ना कम जी। तो सर ये बताइए, चलिए इस क्वेश्चन का सर नहीं बता रहे हैं तो कोई बात नहीं। सर ये बताइए, जैसे आप जैविक कर रहे हैं यहाँ पे, आपके जो बराबर वाले हैं वो जैविक नहीं कर रहे जी। ठीक है, सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है जैविक करने के लिए अगर कोई सोचता है तो वो बराबर वाला जो जैविक नहीं कर रहा वो अपने खाद या दवाइयाँ डाल रहा है, उसकी जो एक हवा चलती है उस वजह से वो हमारे खेत में भी आती है जो जैविक कर रहे हैं। तो उसमें क्या दिक्कत आती है और उसका क्या सोल्यूशन कर रहे हैं आप? देखो, इसका प्रभाव तो पड़ेगा ही, संगठीकरण का प्रभाव पड़ना तो निश्चित है जी जी। लेकिन जैसा कि जो NPOP है जी, एक स्टैंडर्ड है जी, उसमें 3 मीटर का बफर जोन डेवलप करना पड़ता है। अच्छा, यानी कि जो पड़ोसी का खाद का पानी आ जाए मेंढ पे उतर के या किसी के चूहे वगैरह के बिल में को आ जाए या फिर अंदर ही अंदर किसी का जल आ जाए, मतलब आ सकता है ना। नमी भाई पड़ोसी ने पानी दिया और उसकी नमी हमारे खेत में आ जाए और ऐसे ही जो है फॉगिंग कर रहा है तो वो हवा आ जाए, तो उसको रोकने के लिए 3 मीटर डिस्टेंस का एक बफर जोन होता है जी। जैसे कि जिससे कि वो आए ना। उसमें कुछ ऐसे पौधे या फसलें लगाई जाती हैं, उनकी हार्वेस्टिंग अलग होती है। आपने यहाँ पे कौन कौन से लगाए हुए हैं? हमने यहाँ चारों तरफ तो एक नींबू का बफर जोन तैयार किया। सबसे पहले तो पड़ोसी के खेत से 3 मीटर तक की हमने जगह छोड़ रखी है, छोड़ दी, ठीक है। उसमें हमने नाली बनाई हुई है और वहाँ की जो फसलें हैं चारा वर्गीय फसलें डाल रखी हैं, जैसे कि पाइनियर घास का आप देख रहे होंगे। हाँ जी, ये हाँ, तो ये एक दीवार की तरह कार्य करती है। अगर उधर से फॉगिंग होती भी है, गैसें आती भी हैं स्प्रे वगैरह की, तो वो सब इन पर रुक जाती है। अच्छा अच्छा। तो सर ये बताइए, जैसे अगर कोई नींबू की खेती करता है तो उसे किस किस तरीके का ध्यान देना चाहिए? जैसे पौधे कितने टाइम पे लगाने चाहिए, कितनी दूरी पे लगाने चाहिए, कहाँ से सही पौधा ठीक से देख के लाएं, थोड़ा सा इस बारे में बताइए। हाँ, पौधा जो है हम अपने यहाँ पे भी तैयार कर सकते हैं किसान बंधु जी, क्योंकि ये कलम द्वारा तैयार होता है। हाँ जी। और साथ में ही नहीं तो आप जो है कोई भी आसपास की जो यूनिवर्सिटी है, विश्वसनीय कोई पौधशाला होती है, हाँ जी, वहाँ पे से हमें पौधे लेने चाहिए जी। और ये जो है बरसात में जी इसका पौधा लगाया जाता है जी, और तकरीबन 3 साल के बाद ये फल देना शुरू कर देता है अगर इसकी हम ठीक ठाक से परवरिश करते हैं। कितनी दूरी पे लगाते हैं सर? दूरी का तो सबके अपने अपने जो जमीन का यूज है, खेत का क्या प्रयोग है, उसके आधार पे है। अच्छा, अब जैसे कि हमने यहाँ पे 30 बाई 30 फीट के स्पैन पे पौधे लगाए, क्योंकि हमने तो मल्टी लेयर करना है और साथ में जो है आप ये दूसरी चीजें करनी है, हमने अपनी फसलें करनी है। तो हमारे यहाँ तो एक पैटर्न अलग है। हमारा जो एक बागवानी का जो स्टैंडर्ड के इसके हिसाब से है वो नहीं है। अच्छा, फिर जो लंबाई चौड़ाई है, आप वैरायटी कौन सी चुन रहे हैं नींबू में जी, तो उसके आधार पर होती है। इसको तो मेरे से ज़्यादा अच्छा जो है बागवानी वाले बता पाएंगे, लेकिन हमने तो अपने हिसाब से ये चीज़ें चुनी हुई हैं। तो सर ये बताइए, आपके यहाँ पे तो भाई आपके यहाँ पे किस तरीके से माल बिक रहा है, और अगर कोई करता है तो वो कहाँ पे बेच सकता है? देखो, किसान है, किसान को अपनी चीज़ें जैसा उगाने का एक बड़ा परिश्रम लगता है और लगाता है किसान, उसी तरह से बिक्री का भी अपने आप ही एक स्वतंत्र मॉडल जी अपनाना चाहिए जी। देखो, सबसे पहले बिक्री तो आप मंडी के लिए तो ले ही जा सकते हैं। ठीक है। मंडी में भी आजकल जो है जैविक के लिए जो है एक स्थान दिया जाने लगा है, लोग समझ रहे हैं। बाकी हमारी अपनी निजी तो यहीं पे अपने खेत से ही जो बिक्री हो जाती है। हाँ जी। लेकिन हो सके कि सबकी ना हो, क्योंकि एक काम करने का तरीका एक विश्वास की बात होती है। आपने समाज के लिए, राष्ट्र के लिए क्या किया है, उसका प्रभाव होता है सभी के ऊपर। हाँ, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि हमें जैसे उगाते हैं हम, तो हमें बिक्री के लिए भी आगे बढ़ना चाहिए, खुद ही अपना आगे बढ़ना चाहिए। दूसरा सर ये बताइए, एक नींबू के पेड़ से कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इतना नींबू आ ही जाएगा इस पे? देखो, ये वैरायटी का और उसके टाइमिंग के ऊपर निर्भर करता है कि आप ये बरसात कालीन नींबू लेना है या शीतकालीन लेना है या 12मासी लेना है। इस तरह की वैरायटी के पेड़ आए हुए हैं, उसी हिसाब से इस पे नींबू लगते हैं। लेकिन तकरीबन एक पेड़ पर 100 किलो नींबू तो आ ही जाता है। और एक अगर एवरेज मानूं, मार्केट में क्या रेट चल रहा होगा इसका? मार्केट में जो है रेट
30-35 रुपए किलो से तो कम आजकल होता ही नहीं है नींबू। और तकरीबन 100 किलो तक भी 100 रुपए किलो तक भी चला जाता है। कर लेते हैं कितना बैठा, 3500 से 4000 रुपए का एक पौधा जो है, 3500 से 4000 का एक पौधा बैठ जाता है एक सीजन। हाँ, एक सीजन में हो जाता है। अच्छा, और आपने यहाँ पे कितने, मतलब एक अगर मैं मान के चलूँ, अगर कोई करता है स्टार्टिंग में 2 बीघे में करे, तो 2 बीघे में कितने पेड़ लगाने चाहिए उसे? 2 बीघे में लग जाएंगे तकरीबन 200 के करीब पेड़ तो लग ही जाएंगे। 200 पेड़। हाँ। 3500 की गुना अगर 200 में करे तो 7 लाख के समथिंग में बैठ रहे हैं। तो वो आपको लगता है कि हाँ इतने का चला जाएगा? इतने का 100% जाएगा। अच्छा। भेजने की वो होनी चाहिए अपने, वो किस तरीके से आप अब जैसा हम हैं जी, हम तो उससे भी ज़्यादा कर सकते हैं। हाँ जी। क्यों करते हैं? क्योंकि हम अपना नींबू है, हम अचार बनाते हैं। अच्छा। हम लेमोनेड बनाते हैं। तो आपका क्या रेट जा रहा है लगभग? हम जो है 200 रुपए किलो, 150 रुपए से 200 रुपए किलो तक का अचार बिक्री करते हैं हम बना करके। सर जैविक, बढ़िया जैविक भी दे रहे हैं और पैसे भी अच्छे कमा रहे हैं। पर लेकिन हाँ, सर ने एकदम से नहीं हुआ ये, स्टार्टिंग में काफ़ी चुनौती भी आई होंगी, है ना सर? चुनौती तो खूब आती हैं, लेकिन कोई बात नहीं, चुनौती नहीं आएगी तो फिर जीवन कैसा? कहा था ना मैंने स्टार्टिंग में कि फौजी हो गया क्या? स्टार्टिंग में ये भी कमेंट आए होंगे और वही आज बोल रहे होंगे कि यार कुछ करके दिखाया है। अब हमारे यहाँ 15-20 लोग रोज कार्य कर रहे हैं। हाँ जी। तो उनकी तनख्वाह ऐसी तो नहीं जाती। जी जी। और हम अच्छी सम्मानजनक पैसे देते हैं। जी जी। और किसी का कोई हम कर्जदार नहीं है। जी। तो सर कहा वैसे किसी ने, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था ऐसा, आपको पता लगा हो? सुनो, वो कोई कहे या ना कहे, हमें तो खुद लगता है जी जी कि हम पागल हैं। हाँ जी। खैर सर, पागल हो या कुछ भी हो, पैसा अच्छा कमाने चाहिए और एक सम्मान वाली जिंदगी जीने चाहिए आदमी, और कुछ नहीं। लास्ट में ये बताइए सर, आप ड्रिप वाइज दे रहे हैं यहाँ पे पानी या नॉर्मल दे रहे हैं? नहीं, दोनों तरीके से यहाँ पे दिया जाता है। क्योंकि जब फसलें कभी ऐसे है कि पूरा खेत भरना पड़ता है तो पूरा खेत भी भरते हैं जी, और जब कभी ड्रिप की जरूरत पड़ती है तो ड्रिप भी देते हैं। अब जैसे हम ये फसलें बोनी थी, हाँ जी, अब इसमें ड्रिप हटाई जी, ड्रिप हटा करके ये रखी हुई है यहाँ पे। ये फोल्डेबल होती है, दोबारा भी यूज कर सकते हैं? दोबारा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल अच्छे तरीके से यहाँ पे फैला दी जाएगी जी। जैसे इसकी थोड़ी निराई गुड़ाई हो जाएगी ना जी, 1-2 बार जी, क्योंकि बार बार हटाने में और लगाने में दिक्कत, थोड़ी मैन पावर ज्यादा लगती है। हाँ जी। और कट फिट भी जाती है जी जी। तो अभी हम इसको जैसे हमारा ये प्राइमरी कार्य हो जाएंगे पूरे, जैसे अभी तो बुआई की है जी जी, और फिर उसके बाद जो है फिर इनको फैला दिया जाएगा। तो सर आपसे जान के काफ़ी अच्छा लगा, और अगर कोई करना चाहता है तो आप सर से कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और दोस्तों, हम ऐसी ही इनोवेटिव वीडियोस लाते रहते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर आपको अच्छी लगी तो किसी किसान भाई के पास में आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। ऐसी वीडियो देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। धन्यवाद सर। जी धन्यवाद।